जी दोस्तों नमस्कार और अभिवादन आप सभी को एक बार फिर से। मैं हाजिर हूँ आपके साथ, जैसा कि मैंने वादा किया था, अपडेट्स लेकर इस तमाम की तमाम जंग के साथ जो कुछ चल रहा है उस पर हमें अपनी बातचीत शुरू करनी है। तो मित्रों, मैं बहुत एक्चुअली को कुछ एक मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाह रहा हूँ जो कि इसी वॉर से रिलेटेड है। इसको लेकर जो रिटर है, एक अमेरिकन एक्सपर्ट हैं जो कि इस लड़ाई पे बात कर रहे हैं और बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे लड़ाई को, उनकी भी वीडियो मुझे आपको दिखानी है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको इसकी जो कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं वो बता दूँ, और वो डिटेल्स है बहुत खतरनाक। खतरनाक किस तरह से, वो भी जान लीजिए। कि ये तो आप जानते हैं, जैसे ही हमला शुरू हुआ है, इस हमले के शुरू होने के तुरंत बाद से ईरान ने इमीडिएटली रिटेलिएशन कर दिया था। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि ईरान भी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। उसको भी अंदाजा था कि भाई ये आएगा और हमने क्या करना है, पूरा प्लान उसके पास भी मौजूद था। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो ये दिखाता है कि ईरान कंप्लीटली तैयार बैठा हुआ था हमले के लिए। तो उन्होंने इमीडिएटली हमला कर दिया, और हमला किया तमाम जीसीसी कंट्रीज के ऊपर। जितने पांचों कंट्रीज जो थे ये गल्फ के, फॉर एग्जांपल बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, सब उन्होंने लपेट दिए। कि बहरीन, हाँ बहरीन में लपेट दिया। बहरीन में अमेरिका का एक फिफ्थ फ्लीट खड़ा हुआ था। फिफ्थ फ्लीट जो खड़ा हुआ है उसका जो हेडक्वार्टर है उस पर बाकायदा जाकर इनके मिसाइल्स लगे हैं, और वहाँ पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आग लगी हुई आ रही है, जो वीडियोस आप देख पाएंगे सोशल मीडिया पर वो फैले हुए हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है बहुत बुरी तरह से। और कितने लोग उसमें मारे गए ये भाई बाहर खबर नहीं आई है। आप जानते हैं कि इन चीज़ों को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि लड़ाई का वक्त है, प्रोपेगेंडा में जो है वो भी चल रहा होता है साथ साथ में। मगर इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, मैं आपको कंफर्म जानकारी दे रहा हूँ। सऊदी अरब में फटे हैं, यूएई में बम फट चुके हैं, यूएई में एक आदमी की मौत भी हो चुकी है। मतलब पहली कैजुअलिटी खबर एक बार आ चुकी है यूएई से। अभी और क्या क्या सुनने को मिलेगा मालूम नहीं, मगर ये सिलसिला अब चल निकला है। और इस पर तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये भी मजे की चीज़ है। अब जरा सोचो दोस्तों, हैरानी की बात है कि गल्फ कंट्रीज जो है वो प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं साहब, हमारी सॉवरेंटी पर ईरान ने हमला कर दिया है। आई मीन, आप साहू जी नमस्कार, गुड इवनिंग। आप जरा सोचिए कि आप अपने यहाँ पर अमेरिकी बेसिस बनवाइए, वो अमेरिकी बेसिस आपके यहाँ से उड़ के जा रहे हैं। हालांकि ये वादा क्या किया है गल्फ कंट्रीज ने कि नहीं साहब, हमारी ज़मीन, हमारा पानी या हमारा समुद्र, हमारा आसमान यूज़ नहीं होगा ईरान के खिलाफ अटैक करने को। वंडरफुल। अब आप सोचिए, उस वादे के बिल्कुल खिलाफ सऊदी अरेबिया से, बहरीन से बाकायदा इनके जहाज जुड़े हैं जिन्होंने हमला किया है ईरान पे। तो मुझे बताइए फिर आपकी बात का क्या बना। और जरा सोचिए, अगर मेरी सावरेंटी का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं, और जो आदमी मेरे यहाँ हमला कर रहा है वो दरअसल आपके यहाँ बैठा है, तो मैं तो आपके यहाँ पलट के हमला करूंगा ना। मेरा तो वो मोरल राइट बन गया ना कि कोई आदमी मेरे ऊपर हमला कर रहा है और वो आपके घर में बैठा है। तो साहू जी, मैं कैसे बताऊं कि आपको आवाज़ क्यों कम आ रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आई रियली डोंट नो कि मैं इसमें, बिकॉज वही माइक है, वही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं किया इसमें। तो खैर, तो ये जो मुद्दा है इसको आप जरा देखिएगा कि दोस्तों कुछ और लोग अगर हो हमारे साथ जुड़े हुए तो जरा बताना कोई आवाज़ कम आ रही है क्या। मैं तो इतनी जोर जोर से बोल रहा हूँ। हुआ क्या है कि जब गल्फ की जो कंट्रीज हैं, अगर वो ये दावा करते हैं कि नहीं साहब हमारे यहाँ जो है हमको हमारी सॉवरेंटी पे, हमारी संप्रभुता में हमला हो रहा है, अगर ईरान अटैक कर रहा है, तो ये अपने को समझ नहीं आई, बात बिल्कुल भी नहीं समझ आई कि अल्टीमेटली उनका तुक क्या बनता है। ये कहने का कारण क्या है कि भाई आपके यहाँ से उड़कर अमेरिकी जहाज ईरान पर हमला कर रहे हैं, ईरान के अंदर जब बमबारी करेंगे तो क्या ईरान की प्रभुसत्ता नहीं खराब हो रही है? प्रभुसत्ता का उल्लंघन नहीं हो रहा है वहाँ पे? और अगर उनकी प्रभुसत्ता का उल्लंघन हो रहा है तो भला उनके हाथ से अधिकार किसने छीन लिया कि हम तो आपको मारेंगे, आप हमें नहीं मार सकते। और आप कहते हैं कि नहीं साहब हमारा तो पुराना अनुबंध है, हमने उस अनुबंध के तहत अमेरिकन को यहाँ भेज दिया हुआ है। भाई आपने किस अनुबंध के तहत दिया हुआ है ये आप जानिए, ये मेरा काम नहीं है। बट अगर आपकी वजह से मुझे चोट लगती है तो मैं तो बोलूंगा ना। तो मित्रों, ये सिलसिला बड़ा उलझुल किस्म से आगे बढ़ रहा है, मगर इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अब इसमें बहुत संभव है
कि कोई एक आध गल्फ कंट्री जो है वो शामिल भी हो जाए इस लड़ाई में। हालांकि मुझे डर ये रहता है कि लॉन्ग टर्म का देखकर शायद ये लोग शामिल ना हो, प्रोटेस्ट करें और पीछे हट जाए। मगर ये भी सही बात है कि अमेरिका जैसी कंट्रीज इनको एनकरेज करेंगे, आओ तुम भी लड़ो, देखो तुम्हारे लिए ऐसे कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ मिसाइल मार रहे हैं, मारो इनको पकड़ के। तो ये सब सिलसिले भी हो सकते हैं, यू नेवर नो व्हिच वे थिंग्स विल बी डिसाइडेड। बट मैं समझता हूँ कि उनको, चूंकि गल्फ वालों को सबको एक ही जगह रहना है, तो दे माइट बी लिटिल केयरफुल कि वो क्या फैसले करते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो क्या फैसले करेंगे, लेकिन वो आने वाले दिन बता देंगे हमको। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे ये बड़ा भोड़ सा लगा। और जब कोई ये कहता है कि नहीं साहब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा कोई पर्पस थोड़ी है, हमने कोई अमेरिकन को थोड़ी कहा हमला करने के लिए, अमेरिकन ने अगर आपके हमला कर दिया है तो बहुत नहीं। तो ये तर्क मुझे कुछ उसी तरह का लगता है दोस्तों, कि जैसे किसी ने किसी का रेप कर दिया और फिर बदले में एक्सक्यूज करे, मेरी कोई इंटेंशन थोड़ी थी रेप करने की, मैं तो खाली मजे ले रहा था। ये क्या बात हुई, ये कौन सा तुक है। अगर इस तरह से रिलेटिव करके आपको आर्गुमेंट बनाने हैं तो दुनिया में कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। हर एक आदमी कहता मैंने कोई क्राइम करने के लिए नहीं किया था, मैं तो यूं कर रहा था, मैं देख रहा था कि चाकू मार के कैसा होता है, आपको खून निकल आया तो मैं क्या करूँ। दिस इज नो आर्गुमेंट, दिस इज नॉट लॉजिक, दिस इज नॉट रैशनल कन्वर्सेशन। सो आई डोंट नो ये गल्फ कंट्रीज क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आइए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा उनके और आर्गुमेंट सुना देता हूँ। हुआ, अच्छा डैमेज वहां पर हुआ है। कंफर्म्ड हिट क्या हुई है, कंफर्म्ड हिट ये है कि जो नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है बहरीन में, ज़फ़ैर या मनामा जो भी आप कहें, उनको इलाका जो है वहाँ इनके यहाँ हिट लगा है और IRGC ने इस टारगेट को कंफर्म भी किया है। इसके अलावा जो वहाँ से धुआं निकलता हुआ है, धुआं के प्लम्स निकलते हुए नजर आए हैं, बहुत मैसिव फायर नजर आ रही है तमाम बहरीन में यहाँ पे। और इसके अलावा इसके तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे और रॉयटर्स पे, स्टार्स पे, स्ट्राइक पे, एक्स पर, हर जगह मिल जाएंगे। ओके, फिर आप देखिए कि धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, एयर रेड्स आपको ज़फ़ैर के इलाके में एयर रेड्स हो रही हैं, सारे में एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। और उसके अलावा आप ये देखिएगा कि सिविलियंस को वहाँ से निकाला जा रहा है, शेल्टर एंड प्लेस का ऑर्डर दे दिया गया है, सब लोग अपने शेल्टर में चले जाएं। इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट की रिपोर्ट है, एक वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइल का डायरेक्ट हिट नजर आ रहा है। एक्स पर बड़े सारे मल्टीपल अकाउंट्स ने उस वीडियो को शेयर भी किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल चंदन झा साहब है जिन्होंने शेयर किया हुआ है, हिमांशु दोनावत है जिन्होंने शेयर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। कैजुअलिटीज़ जो है वो अभी तक कोई ऑफिशियल कोई अमेरिकन ने नहीं दिए हैं कि उनकी कोई मरे नहीं मरे उनके। बहरीन और अमेरिका, इनकी जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने भी डिटेल नहीं दिए हैं, कहा है कि डिटेल्स बाद में बताई जाएंगी या अभी कोई डिटेल नहीं है। लेकिन बेस पर जो धुआं उठ रहा है, जो आग लग रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है बिल्डिंग को, सर्विस फैसिलिटीज़ को, तो लग रहा है कि जाहिर है वहाँ कुछ ना कुछ तो जाने गई होंगी। ओवरऑल ये सारे का सारे लैंड बेस्ड अटैक्स हैं, लैंड बेस्ड फैसिलिटीज़ हैं, ना कि कोई शिप है ये, और ना ही अमेरिका ने यहाँ पहले से स्टाफ को कोई जो मेजोरिटी स्टाफ है उसको निकाला हुआ है कि भाई सिर्फ जो मिशन क्रिटिकल स्टाफ है उसी को रखा हुआ है। तो अब आप ये देखें, अगर पहले से कोई हमले वाले किए जाते तो हो सकता है कुछ ज़्यादा लोग मर जाते, लेकिन अब फिलहाल लगता है कैजुअलिटीज़ कमी होगी यहाँ पर। लेकिन डैमेज जो हुआ है, प्रॉपर्टी को, असेट्स को जो डैमेज हुआ है वो सिग्निफिकेंट है, ये आप जान लीजिए। स्थिति जो है वो अभी भी फ्लूइड है। अमेरिका से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है, आनी बाकी है। और ये भी आप जान लीजिए कि जब तक नहीं आ रही है तब तक और भी लहरें आ सकती हैं अभी ईरानी मिसाइलों की। वीडियोस में, फोटोज में आपको स्मोक नजर आ रहा है, जगह जगह एक्सप्लोजन्स नजर आ रहे हैं जो कि डैमेज की पुष्टि करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फिफ्थ जो फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर यहाँ पे हिट हुआ है बहरीन में। इसके अलावा ईरान पर भी, ईरान का जो हमला हुआ है वो मैंने आपको बता दिया सारा। अब आप देखें सड़कों पर तेहरान में क्या हालात हैं। तेहरान में लोग पैनिक में हैं, केओस मचा हुआ है सड़कों पर, लोग इधर उधर भाग भूग रहे हैं, अपने लिए सिक्योर जगह ढूंढ रहे हैं, बम फट रहे हैं और हर एक आदमी को डर है कि न जाने और कहाँ कब तेहरान के अंदर बम फट जाए। तो जाहिर है कि सड़क पे जो ट्रंप की अपील थी कि भाई बाहर आओ और सड़क को सरकार को अपने कब्जे में ले लो, वो सब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। शायद आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो, मैं कह नहीं सकता हूँ। वो एलिमेंट्स जो
वहाँ पे कुछ करवा रहे हो या कर रहे हो, वो दाएं बाएं भी हों, तब तक इकट्ठे हों। अभी चूंकि शुरुआती बमबारी है तो कोई मरना नहीं चाह रहा बाहर आने को, और लोग अपने अपने परिवारों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कहीं था कोई कहीं था, तो सब अपने अपने परिवारों से मिल रहे हैं या शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। एयर रेड सायरन पूरे तेहरान में बज रहे हैं इस समय पर, और जगह जगह से धुआं भी निकल रहा है, ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है। लोग या तो घर से बाहर निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं घर से बाहर वो सीधे शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, निकल नहीं रहे बाहर। ओके ना, कुछ जो प्रोटेस्टर माइंडेड जो लोग थे पहले से, जो थे ही विरोध करने वाले, वो तमाम लोग अपीलें कर रहे हैं लोगों के बाहर आने की, लेकिन ऐसे तमाम एलिमेंट्स, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो या तो बाहर थे या वो यहाँ से कहीं, मतलब यहाँ नहीं मौजूद नहीं है, ऑनलाइन कैंपेन चल रही है। सॉरी। ओके, आम मसेज में आप देखिएगा तो अपील का डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो बहुत कम है, इसका ट्रम्प की अपील का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है, क्योंकि स्ट्राइक्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग सर्वाइवल मोड में हैं, लोग अपनी जान बचाने चक्कर में पहले घूम रहे हैं। सोशल मीडिया में या रिपोर्ट्स में कुछ ने लिखा है, डैम द रिजीम दैट कॉज दिस वॉर, इस तरह के नारे ईरान के कुछ लोग लिख रहे हैं। मगर आप ये जान लीजिए कि ऐसे ज़्यादातर लोग आजकल स्पॉन्सर्ड भी होते हैं और कहीं और बैठे होते हैं और ईरानियन होते हैं, अपने नाम का फ़ायदा उठाते हुए कुछ पैसा लिया और ट्वीट कर दिया है। फिर वो ये भी लिख रहे हैं कि वी हैव एंड्योर्ड एनफ, तो इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर आप देखिए कोई अपराइजिंग या कोई प्रोटेस्ट तेहरान में आपको नजर नहीं आ रहा है। जो बसीज मलेशिया या आईआरजीसी जो है, तो आईआरजीसी की जो पैरामिलिट्री है उसने तेहरान के तमाम जो 22 ज़िले हैं उनमें पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, जो कि आपको दिखाता है कि तेहरान के अंदर जो हालात हैं उनको लेकर सरकार थोड़ा हिली हुई है। कई ईरानियंस ने सोशल मीडिया पे ये भी लिखा है कि मिलिट्री अटैक से रिजीम मजबूत हो सकता है, ये जो करंट में चलता हुआ रिजीम है मजबूत हो सकता है, क्रैकडाउन बढ़ेगा, प्रोटेस्टर्स माइनॉरिटीज पर अनप्रेसिडेंटेड रिप्रेशन का खतरा है, मारा जा सकता है लोगों को। एक ने यहाँ तक कहा, इफ आई डाई, कोई किसी प्रोटेस्टर ने कहा है, इफ आई डाई डोंट फॉरगेट दैट वी एग्जिस्टेड टू, यू नो दोज ऑफ अस हु अपोज एनी मिलिट्री अटैक मे डाई। डर दरअसल प्रमुख है, यहाँ पर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, धुआं निकल रहा है, जगह जगह से उठ रहा है, ब्लॉक रोड्स हैं, सारी सारी चौको ब्लॉक रोड पड़ी हुई हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। जैसे कि मिनाब एक शहर है, मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ है, ज़ाहिर अमेरिकी या इजरायली एयरक्राफ्ट से, और उससे क्या हुआ है, 36 बच्चे, स्कूल के 36 बच्चे मर चुके हैं एक साथ, एक ही चोट में। इट्स टेरिबल। एनीवे, रिजीम चेंज की उम्मीद में कुछ में उम्मीद बची हुई है कि रिजीम चेंज हो, जो पिछले जो प्रोटेस्ट हुए थे उनसे भी मोटिवेटेड है कुछ लोग, लेकिन अभी स्ट्राइक की वजह से सब के सब शेल्टर्ड है, शेल्टर के अंदर बैठे हुए हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, ये हालत है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, खमनेई के तमाम इलाके बंद कर दिए हैं, लेकिन आईआरजीसी ने एक डिफाइंड टोन बनाया हुआ है। ट्रंप की अपील कि रिजीम के जो लोग जो ट्रंप की अपील है वो रिजीम के अपोनेंट्स को, रिजीम का विरोध करने वाले लोगों को मोटिवेट कर सकती है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो क्या है, तेहरान में प्रायोरिटी सर्वाइवल है, जान बचानी है, ना कि तुरंत कोई प्रोटेस्ट करने चल देना है। स्थिति फ्लूइड बनी हुई है, अगर ये हमले जारी रहे तो रिएक्शंस बदल भी सकते हैं, यू नेवर नो। और अगर इसको फिर आप एक और तरह से देखिए, ईरान का जो बदला है, यानी कि यू नो इसको क्या कहा जाए, ये दरअसल सच तो ये है, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मिसाइल हिट हुआ है बहरीन में, स्मोक निकल रहा है, जो बताया कैजुअलिटीज़ की खबर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कोलेटरल डैमेज हुआ है। गल्फ में डिब्रीज से यूएई में कम से कम एक आदमी मारा जा चुका है यूएई में, और ईरान में आप देखिए जो यूएस और इजराइल की स्ट्राइक है उसमें हज़ारों के मारे जाने की बात की जा रही है, कि उसमें मिलिट्री के भी लोग हैं, सिविलियंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि दक्षिण ईरान में जो ये स्कूल है जहाँ पे हमला हुआ है और वहाँ करीब 40 बच्चे मारे जा चुके हैं। आम लोग जो हैं तेहरान में वो गैस की लाइन में लगे हुए हैं, पैनिक में हैं, भाग रहे हैं, एयर रेड सायरन बज रहे हैं हर तरफ को, सब डर में जी रहे हैं। ये बदला किसी की जीत नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ मौत और दर्द बढ़ा रहा है और कुछ नहीं है। ईरान ने रिलेंटलेसली लड़ाई जारी रखने की बात की है,
तो अगर जो एयरक्राफ्ट करियर्स हैं जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन है, या इन पर अगर कहीं कोई स्वार्म सुपरसोनिक मिसाइल लगा तो आप जान लीजिए अमेरिका फुल स्केल वॉर में जा सकता है। फिर ये हो सकता है कि वो कहे अच्छा जी अब मैं ईरान नाम की किसी चीज़ को छोड़ता ही नहीं। गल्फ के जो देश हैं बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, ये अब क्या है, ये कॉट इन द मिडल है, ये बीच में फंस गए हैं। ये अमेरिका की सुरक्षा चाहते थे, अमेरिका की सुरक्षा शिविर में रहना चाहते थे, लेकिन अब उनकी जो सॉवरेंटी है वो रोज के हिसाब से वायलेट होएगी। ईरान करेगा, इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी उनकी, ना वो तेल को ऑयल ना तेल निकाल पाएंगे, ना वो शिपिंग कर पाएंगे तेल की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा है किसी भी वक्त। ग्लोबल प्राइस ऐसे में स्काई रॉकेट कर सकते हैं। भारत जैसे देशों में फ्यूल का क्राइसिस भी आ सकता है। आई डोंट नो कि हमारी तो तैयारी क्या है, बहुत पॉसिबल है। मैंने आपसे एक समय पे एक बात आपसे जिक्र की थी कि बहुत संभव है कि ऐसे में हम सैंक्शन को हमारे गोली कि भाड़ में जाए अमेरिका और भाड़ में जाए दुनियादारी, और हम तो ले रहे हैं तेल रशिया से और हम उसका जुगाड़ यहाँ पे सीधे अपने यहाँ लगा लें। अब एक बात होता है रशियन जहाज को ये तो मार रहे थे ईरानी, मगर हाँ ये जरूर होता है कि बहुत संभव है कि भैया अमेरिका वाले ठोक दें, यू नेवर नो। तो मगर ये खतरे मौजूद हैं। यूएन इंटरनेशनल कम्युनिटी कंडेम कर रही है सारी चीज़ों को, लेकिन कोई डीएस्केलेशन अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, लड़ाई बढ़ ही रही है। अच्छा फिर देखिए इसमें जैसे मैंने कहा किसी की जीत नहीं है। ईरान जो है मजबूत दिखने की कोशिश करेगा, लेकिन जो इंटरनल अनरेस्ट है वो बढ़ता रहेगा या बढ़ सकता है कम से कम। प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन हो सकता है। इकोनॉमी बर्बाद पहले ही, और क्या बर्बाद होगी। खमैनी कंपाउंड उस पर हमला हुआ है, उस पर मिसाइल्स लगे हैं। अब देखिए मैंने पहले बताया कि उसको निकाला है, उसको यहाँ से वो यहाँ ही नहीं। अमेरिका और इसराइल के लिए ये जो ट्रंप है ये मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन को कह रहा है, और उसके अलावा ईरान जो है वो रिटेलिएशन से जो अमेरिकन बेसिस है उनमें कैजुअलिटी का खतरा बना हुआ है। ईरान ने जो वहाँ हमले किए हैं उससे कैजुअलिटीज़ का खतरा बना हुआ है, अमेरिकी बेसिस को चोट भी लगी है इसके हमलों से। बहरीन जैसे जो छोटे छोटे देश हैं मान लीजिए, उनकी सॉवरेंटी की वायलेशन का जो रोना पीटना है ये चलता ही रहेगा, लेकिन जो यूएस बेस है उनको अपने यहाँ पे रख के उनको बेस दे के आपने खुद को टारगेट बनाया है ना, तो ये कैसे हो सकता है कि आप अमेरिकन बेस को अपने यहाँ रखेंगे फिर आप ये भी चाहेंगे कि कोई आपको टारगेट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। कुल मिलाकर ये अच्छा नहीं है किसी भी हालत में जो हो रहा है, ये दोनों ही तरफ हार की सिचुएशन है। पावर पॉलिटिक्स, बदले की राजनीति, ये सब चल रही है, और इस सब में जो आम जनता है तेहरान की सड़कों से लेकर बहरीन के रहने वाले तक सबके सब दुख भोग रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ सफरिंग है, इससे और कुछ नहीं मिलने वाला। उम्मीद है कि डिप्लोमेसी, बैक चैनल, ये सब चीज़ें काम कर जाएं, वरना अफवाहें तो फैलेगी इस बात की कि भैया वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। ये भी एक अपने आप में मुद्दा तो है। अब देखिए और मुझे लगता है कि मैं और क्या बात करूं, लेकिन कोई बात नहीं। एक और चीज़ कर लीजिए, हम कुछ बात अगर कर पाएँ कि मैं कुछ सब्जेक्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को और कहाँ निकालूं, या फिर एक काम करते हैं, मैं देखता हूँ आपको कमेंट्स अगर कोई आए हों। मित्रों 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 आपके कमेंट्स कहाँ हैं। ओके सर, सबसे ज़्यादा नुकसान तो अरब कंट्रीज होना है, उनका धंधा कैसे चलेगा। चंदन यार मैं सही बताऊँ तो अपनी चीज़ों के लिए जिम्मेदार तो ये अरब कंट्रीज खुद भी है ना। मेरा मतलब ये किस माइकल आर्लेन से कहा था कि आप ये सब करो जो कर रहे हैं। अमेरिकन को तो इनको पहले दिन से साइलेंट कर लेना चाहिए था, बट नहीं मानते भाई लोग, क्या कीजिए आप इनका कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। सच्चाई है कि आप इनका कुछ नहीं कर सकते ये भाई लोग ऐसे ही काम करेंगे जैसे कर रहे हैं अमेरिकी, इन्होंने नहीं सुधरना, आप समझे इस बात को, है ना। मैं इसको जस्ट थोड़ा विंडो को बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पता मुझे आपका कुछ चैट आपकी ज़्यादा नज़र आ जाए। रमज़ान के महीने में लड़ाई होती है। हाँ साहू जी एक बात बताऊँ आपको मैं, एक बात समझिए, इस समय मेरे ख्याल से हमारे कोई दोस्त तो पीछे कह रहे थे आज 3 देश, रमज़ान का महीना 3 मुसलमान देश आपस में लड़ रहे हैं, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान, तीनों लड़ाई में है। अब जरा सोचिए ऐसे में कहीं ये गल्फ के भी कुछ कंट्रीज कूद पड़े बीच में, क्या बात है, फिर तो आप खाली यही कहेंगे माशाअल्लाह है, लगे पड़े और क्या करोगे।
तो ये मेरा मानना है मित्रों। मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई जो है ना जल्दी खत्म होने जा रही है। हालांकि अभी मैंने देखा शाम को कमर चीमा वीडियो कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप देखना ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। क्यों? अब जरा उनका आर्गुमेंट सुनिए। वो कहते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं गल्फ के, ये भी लड़ाई में कूद पड़ेंगे और उससे फिर इनका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा ईरान का, और ये लड़ाई जल्दी से खत्म हो जाएगी। ईरान बेसिकली ये कि ईरान खत्म हो जाएगा। इन कमीनों को ये नहीं पता बे भाई, इनको ये नहीं पता कि अगर ईरान गया तो तुम बचोगे क्या? अगर यहाँ पे ईरान, अगर इसराइल सपोर्टेड कोई गवर्नमेंट आ जाती है तो तुम बचोगे क्या? मैं तो है खुश होऊंगा। ईमानदारी बताऊँ मैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं ईरान में उनके लिए मैं दुखी हूँ। एट द सेम टाइम अगर इसराइल जैसी कोई जो कंट्री है उससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट या बनती है, उसकी सपोर्टेड गवर्नमेंट बनती है, भला हमें क्या तकलीफ है? हमें क्या तकलीफ है? हम तो तब के तब जैसे थे वैसे हैं। बल्कि हमारा रास्ता और खुल जाएगा उस केस में कि भाई उस केस में ईरान पर सैंक्शन खत्म हो जाएंगे, हम यहाँ नज़दीक के नज़दीक तेल ले लेंगे उनसे। इतनी सी बात है। चिराग पटेल, ये क्या है मैसेज में? क्या मतलब भाई? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मालूम नहीं भाई क्यों नहीं आ रही है सर। इन सब में आई डोंट नो। चंदन आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? ये मैं समझ रहा हूँ। मैसेज मी का मतलब क्या होता है भाई? मैं आपको कैसे मैसेज करूँ बताइए मुझे। आप कौन है मैं तो जानता ही नहीं। चिराग पटेल जी। ओके चलिए कोई नहीं। तो मित्रों हम लोग मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में। मेरे ख्याल से क्योंकि अभी इस समय तो आपको कुछ मुझे अभी चैट से नहीं आ रहे जिनको मैं आपसे लूँ या आपसे बात करूँ और इस पर। तो मिलते हैं हम लोग अगले प्रोग्राम में बहुत जल्दी। एक बार फिर से कुछ और अपडेट। नहीं 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 रुको रुको रुको, मैंने आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान यूएस इसराइल जियोपॉलिटिक्स में मस्त कहानी बन रही है, इतने सारे वॉर्स। जी चंदन, मैं आपको दोस्तों एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ और वो वीडियो है बेहद इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये जो महापुरुष जो बात करने जा रहे हैं इनका नाम है स्कॉट रिटर। स्कॉट रिटर जो है ये फॉर्मर मेजर रहे हैं फौज में, अमेरिका की फौज में मेजर थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं, यूएस मरीन में रहे हैं, वेपन इंस्पेक्टर रहे हैं। तो भैया वो आपसे बात करेंगे या हमारे साथ में बात करेंगे क्योंकि जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ आपको, और वो उसमें आपको मिलेगा बहुत माल सीखने समझने का कि चीज़ें चलने से नहीं। मैं इसको चलाऊंगा लेकिन रोक रोक कर चलाऊंगा। आपको बताता रहूँ जिन भाइयों को नहीं समझ में आ रहा, मैं तो अंग्रेजी का जानता तो उसकी वजह से कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई आई कैन जोली वेल लेट इट प्ले। आइए तो चलिए हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि इस सही लड़ाई का किस्सा क्या है। इसका टाइटल भी मैं आपको बता दूं ना कि इसका टाइटल क्या है। एक सेकंड में बताता हूँ आपको। हाँ, बेसिकली फुल स्केल वॉर। ये फुल स्केल वॉर वो कहने शुरू हो गई है ईरान और अमेरिका की, जिसमें ईरान अमेरिका के सारे एसेट्स को अब अटैक कर रहा है। तो चलिए ओके। तो भाई मेरे आप ये कहो ना कि आपको मेरा जीमेल चाहिए, बजाय इसके कि ये लीजिए मैं आपको देता हूँ जीमेल। अग्नि एक मिनट दोस्त, ये लीजिए। लेकिन अभी मुझसे ये उम्मीद मत करना मैं तुरंत आपका ईमेल पढ़ने बैठ जाऊंगा क्योंकि मैं अभी लाइव पे हूँ आपके साथ। ओके, बाद में उसके बाद पढ़ लूँगा। और दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपनी इसकी तरफ, वीडियो की तरफ। Welcome back. Today we're joined by Scott Ritter, a former UN weapons inspector, a US Marine Corps intelligence officer, and an author to discuss the US and Israeli attack on Iran and what appears to be a very extensive retaliation by Iran. So you've been watching this over the past few hours since the attack began. What do you make of this attack? Well, I mean, this is a very concerted effort to remove the regime from power, both. So basically ये नजर आ रहा है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है समय अमेरिका का और बड़ी कंसंट्रेटेड एफर्ट है ये कि जो रिजीम मौजूद है ईरान में इस समय की खमेनी की, उसको रिमूव किया जाए, उसको खत्म किया जाए, उसको हटाया जाए। ये उनका प्राइमरी पर्पस है। Donald Trump and Benjamin Netanyahu declared the goal and objective of this campaign to be regime change, and they made the effort. I mean, they struck the residence of Ali Khamenei, the supreme leader. They tried to kill the president of Iran. They've struck
the residences and places of business of many of Iran's senior leadership, military and civilian. There are some casualties. Apparently, the president and the supreme leader aren't among the casualties, but this was a decapitation effort that is ongoing as we speak. So basically एक ये डिकैपिटेशन की एक चल रही है कोशिश जो कि भी जारी है। मैं आपको बता दूं कि खamenei को इस समय तेहरान से हटाया जा चुका है, तेहरान से बाहर ले आया जा चुका है। तेहरान से बाहर कहाँ ले आया जा चुका है जाहिर है हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि वो उनको तेहरान से पहली मिसाइल अटैक के साथ ही निकाल दिया गया था। And the Iranians promised that if this war comes in, that their response will be different than it was during the 12-day war, and we're seeing that, a broader range of target sets, etc. We're very early into this process, so it's impossible to predict outcomes, except to say this: we didn't kill them. If the goal is regime change and you don't kill the regime, you failed. And I think that this failure will, unless it's immediately reversed, will be the beginning of a cascading sequence of events that are linked to this original failure. What I mean by this is, and I think you and I discussed this the last time we talked, that this war is a war that is going to be defined by the availability of munitions on the part of the United States. When the United States runs out of ammunition, it runs out of the ability to, project power in a meaningful fashion. We knew, based upon the warnings of American generals and admirals, that the military believed there was insufficient resources to carry out this task, that they weren't going to be able to succeed. And I think their worst nightmares are coming true, because in military operations especially, it's a resource-intensive war. What happens is you have targets that need to be struck, and you have resources that will then be brought in to strike those targets. Yeah. The goal is to take out a certain target deck, and then you take these resources and you reallocate them to other missions, follow-on missions. We saw this during the Desert Storm. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डेजर्ट स्टॉर्म कौन सा वाला ऑपरेशन है? डेजर्ट स्टॉर्म वो वाला ऑपरेशन है जब वो इराक पे हमला हुआ था, जो गल्फ वॉर हुआ था, उसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। ये इसमें बता रहा है कि बेसिकली जो रिसोर्सेज उनके पास हैं उनको डिफरेंट जगहों से निकाल के एलोकेट किया जाता है इस मिशन के लिए जो ईरान के लिए है, और इसमें फिर वो ये देखना कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर उनको हिट किया जाना है। जो टारगेट्स उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनको फिर तो बेसिकली है क्या, एक्चुअली ये लड़ाई है रिसोर्सेज की भी, कि भाई अपने पास रिसोर्सेज कितने हैं, जो सामने काम है वो कितना बड़ा है, उसमें जो यूटिलिटी होनी है रिसोर्सेज की वो कितनी आएगी, उतने में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, बचा हुआ काम या अधूरा रह गया तो फिर अपना क्या होगा। ये है वो खतरे इस किस्म के मिशन के, जहां पर जो कि रिसोर्स ओरिएंटेड है, जहां पर ये पता है कि भाई आप आपको वक्त लग गया तो आप फंस गए। और वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति यहाँ वो बनने जा रही है। आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा लगेगा कि मैं गलत साबित हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि लड़ाई जल्दी खत्म होगी, मगर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है। ये लड़ाई बढ़ने जा रही है। The United States had 2 F-15E Strike Eagle squadrons. These were, at that time, very valuable resources because of their ability to penetrate deeply and strike with precision. And they were allocated in the opening phases of the conflict to take out Iraq's ballistic missile launch capability. And then they were supposed to be reallocated to the air campaign in Basra and in Baghdad. And the plan was based upon these resources being available at a given time to have an impact on the Iraqi target deck here. Here we have an Iranian combat campaign, and it's predicated upon the utilization of a certain amount of resources to achieve decapitation and security suppression. Before you move on to the next phase of targets, you reallocate these resources.
they failed, which means now that resources that should be being reallocated have to remain on the target deck and been reinforced by resources being diverted from other missions. देख रहे हैं कि अगर वो नहीं पूरा तो रिसोर्सेज फिर आपको जो दूसरे मिशंस के रिसोर्सेज हैं उनको लाना पड़ेगा इन्हीं टारगेट्स को हिट करने के लिए जो बच गए जो नहीं कर पाया यू सी दिस इज द प्रॉब्लम तो जहां पर आप रिसोर्स स्पेसिफिक हो जाते हैं कि आप देखिए ना जो पैट्रियट मिसाइल्स हैं वो साल भर में 700 बना पाते हैं ठीक अगर कोई आदमी मान लीजिए आपको एक एक ड्रोन को मारने में एक एक मिसाइल लग रही है तो 700 मिसाइल तो जाने टाइम लगेगा किसी ने अगर मान लीजिए 1000 मिसाइल भेज दी तो 700 आपके गए ना मिसाइल 700 ड्रोन किसी ने भेज दिया 1000 ड्रोन भेज दिए किसी ने तो वो गए आपके मिसाइल तो फिर आप बाकी के लिए क्या करेंगे एंड आपको मालूम ही नहीं है कि सामने वाला जो है वो आपके इन रिसोर्सेज को किस तरह से कंज्यूम करवा रहा है यू नो ड्रोन्स के जरिए दिस इज अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन दिस व्हाट आई एम सेइंग कि आने वाले जो दिन हैं वो बड़े खतरनाक है अमेरिका के लिए And so now you start to see a disruption in the campaign. Now, normally you can ride this one out. You can then say, okay, we're going to suppress, and move on. But each one of these is utilizing ammunition, of which there's a finite quantity. So when you start a campaign on the notion that we don't have enough ammunition to see this thing through, that we have to win quickly. And right from the start, you see the camp. ये इस बार जो खतरा है वो यही है कि जल्दी से खत्म करो जो जो करना है अभी जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से जो इनकी पेंटागन ने जो टाइम तय किया है वो 4 दिन का है कि 4 दिन के अंदर अंदर इस लड़ाई को खत्म किया जाए मार मुर के रिजीम चेंज होनी है तो हो जो होना है वो हो और मगर इसको फटाफट कर लिया जाए और वो अभी तक ये कर नहीं पा रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं सो दैट्स द इशू अगर ये लटक गया तो फिर मामला गड़बड़ Pain fall apart. No plan survives initial contact with the enemy. Well, this is true today. Regime change did not work. If regime change is required to achieve the necessary conditions to have people rise up, et cetera, you have to stay on that target deck, which means that the munitions that you used initially didn't achieve the job. They're gone. They can't be replaced. You now have to take munitions from other target decks, bring them in with the resources, and continue to strike. So you're chewing up even more ammunition, taking it away from these other target decks, and you have a cascading sequence of failures. है ना समझ एक कैस्केडिंग फेलियर आपके लिए बना हुआ है कि आपका एमिनिशन जो है आपका लग रहा है लेकिन जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से और जो प्राइम टारगेट ये करके चल रहा है वो क्या है वो है रिजीम चेंज का और अभी तक मैंने आपको बताया कि सड़क पर तेहरान में या कहीं भी वो जो प्रोटेस्ट जिसकी उम्मीद की जा रही है कम से कम आज तो नजर नहीं आया है यू नो और जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है वो पहले भी पोस्ट कर रहे थे पेड वो लोग होते हैं तो वो लगे रहेंगे बट ऑन द रोड ऑफ तेहरान देयर इज नोबडी फॉर दिस That will lead to the depletion of munitions without any of the objectives being achieved. That is the definition of defeat. And so, again, it's very early, but I would say that the indications are that the United States has already lost this war. Well, what do you make of the I guess, a lack of escalation control? Because in all the wars we've seen over the past at least 30 plus years, there's been an efforts to have complete control over the escalation. But this time, what degree of escalation, which actors should be involved, when the war should come to an end, what's acceptable targets, all of this seems to be not under control. I see reports of strikes, of Iranian retaliatory strikes on Bahrain, Qatar, UAE, Jordan. There's been some reports of explosions in Kuwait and Saudi Arabia. Essentially all regional targets of where the U.S. bases are being hit. And of course, there's also been strikes in Tel Aviv, Haifa, in Israel. What do you think the thinking is now in Iran? Because they're certainly not holding back and pursuing some traditional, escalation ladder here. देखिए बात बड़ी क्लियर है एस्केलेशन लैडर पर अब तक अमेरिका का कंट्रोल रहा करता था कि भाई हमको एक मिशन में मान लीजिए एक मिशन लॉन्च किया है कितनी एक चंदन मुझे बताना कि मेरी आवाज में वाकई दिक्कत आ रही है सुनने में कोई दिक्कत आ रही है क्योंकि अगर मैं इस प्रोग्राम के बाद में फिर इसको बैठकर जरा आवाज को चेक करूंगा उसको ठीक करूंगा बताना जरा मुझे तो हुआ क्या है कि जो ये अब तक जो ये लोग वहाँ कर रहे हैं
उम्मीद ये लगा रहे हैं ना कि सब कुछ फिट हो जाए, रिजीम चेंज का काम हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन ये इनका ऑब्जेक्टिव अभी तक सर्व हो नहीं पाया है। और अब जो जो स्ट्राइक किया है इसने, ईरान ने, वो सबके सब गल्फ कंट्री जितने हैं, जो भी जिनके अभी अमेरिकन बेसिस हैं, उसने सब पे कर दिया है। क्यों? उसको ये मालूम है कि भाई जहाज उनके जो आ रहे हैं उसको मारने के लिए वो वहीं से आ रहे हैं, तो वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते ये लोग कि भाई साहब हमने बेसिस तो उनको दिए हैं, लेकिन हमारा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं है और हम आपकी इस वायलेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, मगर आप बड़े कावर्ड हैं जो आप हमारे यहाँ हमला कर रहे हैं। अब ये हमारी जो सॉवरेंटी है वो वायलेट हो रही है। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, इट डजंट वर्क दैट वे। Well, what is the thinking of Tehran? They just absorb. हाँ, जो एक चीज, एस्केलेशन लैडर जो है वो इस बार अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है, अब तक बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। दे डोंट नो कि लड़ाई कितने दिन चलेगी। अपने लिए उन्होंने 4 दिन सोच लिए हैं, बट दे जस्ट डोंट नो कि ईरान कैसे रिएक्ट करेगा और 4 दिन में क्या होगा और क्या नहीं होगा। The decapitation strike that was designed to kill their senior leadership for the purpose of achieving a collapse of the government, a collapse of a system that has been in place for 47 years. So, right off the bat, the question is, what do they have to lose? I mean, if they're coming at you to kill you, do you respond with escalation ladder? Or do you say, we are engaged in an existential struggle for survival? The job of the Iranians is to finish this conflict with the Islamic Republic intact. But ये है जो असली स्ट्रगल है कि भाई जो इस्लामिक जो रिजीम है जो ईरान की, ये सरकार बनी रहे और ये लड़ाई खत्म हो जाए। दैट इज द चैलेंज। much as we've seen in the case with Russia and Ukraine, Vladimir Putin has articulated not just the need to bring an end to the war, but to bring an end to the war in a way that addresses the root causes of the conflict so that we don't see a resumption of the conflict break out 5-10 years from now. देखिए वो बात वही आ रही है कि अगर मान लीजिए बातचीत होती है, कोई डायलॉग होता है, तो उसमें आपको दरअसल ये देखना पड़ता है कि जैसे कि पुतिन ने भी बात की ना, कि जब पुतिन से इन्होंने यूक्रेन की लड़ाई को लेकर बात करने की कोशिश की, तो उसने क्या कहा? उसने कहा भी बात जो है ओके, अगर थोड़ी थोड़ी कमा रही है चंदन तो चलेगा, मगर मैं सर्विस को काम कर लूंगा। आई विल वर्क इट आउट आफ्टर दिस प्रोग्राम, मैं आज थोड़ा काम कर लूंगा। तो आप दोस्तों से थोड़ी सी माफी, बाद में इसको मैं करता हूँ इस प्रोग्राम के बाद में। सो इस बार देख लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सारा कुछ पुतिन ने जैसे कहा, पुतिन ने कहा कि भाई सिर्फ सीज फायर क्या होती है, असली सीज फायर तब होगी जब आप मुझसे उन चीज़ों पर बात करें कि रियल प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से लड़ाई हुई, ताकि लड़ाई दोबारा हो ही ना, तब तो सीज फायर का फायदा है। देखो अभी तो लड़ाई एक साथ बंदी हो ना, ये क्या हुआ कि जी 15 दिन के लिए सीज फायर है और फिर बाद में देखेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। यू जस्ट सिट डाउन, टॉक अबाउट इट कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और उस पर हम बात करें ताकि फिर आगे से लड़ाई हो ही ना, एंड दैट इज अ बेटर ऑप्शन, इजंट इट? तो वो चीज़ ईरान में यहाँ पे नहीं हो रही है। The United States and Israel have just said we're in the business of destroying the Iranian regime. The purpose of this campaign We are in the business of destroying the Iranian regime. ये कह रहा है अमेरिका, ये कह रहा है ट्रम्प आज सवेरे। is to eliminate Iran. So, for the Iranians to emerge from this war alive, but with Israel and the United States still maintaining a regime change posture, doesn't solve anything. Right. So, what are the Iranians up to? A, they're in a battle of existential survival. B, they have to win this war. And the victory in this war is regime change. Now, the United States has always talked about regime change, meaning that it's not just about removing the regime, but changing the behavior of the regime. One way to change the behavior of the current administration is to guarantee its political demise. Donald अब भला वो कैसे होगा? अगर आप ये चाहते हैं कि जो करंट इस्लामिक रिजीम है वो बनी रहे, नेता बदल जाए, तो फिर आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि जो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो खत्म हो जाए? वो कैसे? इज द क्वेश्चन मार्क। Trump, I believe, has committed political suicide here. It's the end of the Trump presidency. Yes. This decision. ये मेरा भी मानना है। अगर कहीं, यकीन मानिए दोस्तों, अगर कहीं यहाँ पर ट्रम्प इस लड़ाई को टाइम पर नहीं खत्म कर पाता है,
आप ये मान लीजिए ट्रम्प एज प्रेसिडेंट खत्म, न वो जीत पाएगा मिड टर्म, और न मिड टर्म जीत पाया तो डेमोक्रेट्स इसकी क्या हाल करेंगे, झटका लड़का के, वो भगवानी माली का उसका। सो दिस इज ट्रू कि इफ दे डू नॉट विन दिस वॉर देयर आर सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर ट्रम्प। To bomb Iran. If he doesn't win quickly and decisively, it's over. He will be routed in the midterm elections and be impeached, probably convicted, and that. See, ये बाय द वे ट्रम्प भी कह चुका है कि अगर हमने मिड टर्म नहीं जीता तो डेमोक्रेट्स मुझे इम्पीच कर देंगे, मेरा कबाड़ कर देंगे। ये बात ट्रम्प कह चुका है ऑलरेडी। So that means he knows the danger what is coming to him, but he is unable to get out of it in any way. Ram Harsh bhai. That's the end of him. So there's regime change right there. Benjamin Netanyahu, likewise, if you don't get regime change and Iran retaliates and does significant damage to Israel, it's the end of Benjamin Netanyahu's government, his viability as a leader. Then the question is what replaces them. And if you, by striking regional leaders who have been acquiescent to the Israeli and American vision of the Abrams Accords and the diminishment of Iranian power, what you may see is Gulf Arab nations realizing that the United States isn't there, and Israel is a nation that can be defeated. And you'll see. ये पिछली बार हो चुका है। पिछले जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी उसमें ईरान का हाल बुरा हो गया था, इजराइल का बुरा हाल हो गया था। तो इजराइल एज अ कंट्री डिफीटेबल हो सकता है अगर सर्टन कैपेसिटीज किसी के पास हो, स्पेशली जो हेड बैक करने की कोशिश है मिसाइल्स वगैरह के जरिए, ड्रोन वगैरह के जरिए, अगर किसी के पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है तो देन ईरान कैन बी इन ट्रबल। इट वाज इन ट्रबल लास्ट टाइम। वो हम लोग बीच में आए या बराक वगैरह चली गई, यू नो दोस थिंग्स हेल्प्ड, बट देयर इज एन इशू। A change in the attitude of the regime, because it's of the various Gulf Arab nations. It's very important for Iran that when this war ends, this isn't just what happened at the end of the 12-day war. You brought an end to the fighting, but the mindset still was in place to achieve regime change, and that's what we see today. When this war ends, Iran must not only survive, but must have created a geopolitical transformation in the region away from sustaining U.S. and Israeli regime change plans against Iran. And so this is going to require the defeat of the United States military. The U.S. military is defeated not by sinking ships and shooting down airplanes, but by not winning. It's the same thing. ये बात सही है, ये बात सही है कि अमेरिकन आर्मी या अमेरिकन फौज के हारने के मायने ये नहीं है कि भाई उनका कोई जहाज डूब गया है, क्या हो गया। सवाल ये है कि क्या ये जो अमेरिकन अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाए। अगर मान लीजिए रिजीम चेंज के लिए आए हैं और रिजीम चेंज ना करें तो जी बिल्कुल बिल्कुल हर्ष भाई जरूर करूँगा मैं तो 10 बजे वाला, और उसकी उम्मीद ना करिए आप मुझसे कि जुनेद भाई आएंगे। जुनेद भाई आपको पता है यूएई में बमबारी हो रही है तो वो कहाँ से आ जाएंगे लाइव पे। आपको इस तरह का सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था, मगर मैं क्या कहूँ। तो ये सीन है। एनीवे, तो आइए आगे देखते हैं। About Hezbollah against Israel in 2006, when Israel came out and said our goal in 2006 in the short August war is to destroy Hezbollah completely. And at the end of the war, Hezbollah is still there, raining death and destruction down on Israel. Hezbollah wins. See, but then on the other hand, ये बात आप सही, ये क्या है विकास भाई क्या कहते हैं, अमेरिका के जहाज़ों को गिरा दे, अमेरिका के जहाज़ों को गिरा दे तो माहौल बन तो जाएगा। ये जहाज़ों को क्या यार, मैं तो ये कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक भी, देखिए मेरी बात सुनिए, एक बड़ा प्रैक्टिकल खतरा बता रहा हूँ आपको। ये बहुत व्यवहारिक खतरा है जो आप कह रहे हैं विकास भाई कि देखिए इनके दो जहाज खड़े हुए, दो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए इसमें, गैराज R4 जो इजराइल में खड़ा हुआ है, और जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो खड़ा हुआ है ये सऊदी अरब वगैरह में क्या है इनका, ये अब्राहम लिंकन, राइट। अगर कोई सस्टेन्ड हमला ये ड्रोन का करते हैं, मान लीजिए 150-200 ड्रोन उन्होंने छोड़ दिए जहाज के ऊपर, शिप के ऊपर, राइट। अब जरा सोचिए 150-200 को मारने में, इनके जो जहाज जो ऊपर उठे, इनके जो फाइटर जेट, और वो मारना मुरना शुरू करें जो भी शुरू करें उसका, ठीक है ना। ये जब उसमें एंगेज है, पीछे से बैलिस्टिक ये सुपरसोनिक मिसाइल आ जाए इसी जहाज पे, अब बताओ क्या करेंगे।
क्योंकि वो ऑलरेडी सिचुएशन पॉइंट पे पहुंच रहा होगा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और ऊपर से ये मिसाइल आ रहा है जो कि ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा और हिट करे तो ज़्यादा नुकसान कर देगा, हो गया काम। इसे दे आर सीरियस प्रॉब्लम्स। आई डोंट नो हाउ वेल दे कैन टैकल इट, हाउ लॉन्ग दे कैन टैकल इट, बिकॉज देखिए बचाने के लिए आप सैकड़ों में बचा सकते हैं, लेकिन ईरान के पास मिसाइलें हजारों हैं, और एक शिप को या एक एयरक्राफ्ट करियर को डुबोने के लिए सिर्फ एक ही मिसाइल काफी है। सो इट्स जस्ट अबाउट which one hits. But if there is continuous flow, the saturation point is guaranteed to come. Saturation point has to come, and then anyone can hit. If the United States has said the goal is regime change, when this war ends and Iran is there, Trump will have lost. And this will be devastating for a man who, speaks of peace through strength. You're not very strong. Peace through strength. मतलब एक ऐसा आदमी, ट्रम्प जैसा आदमी जो कहता है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, अगर वो लड़ाई हार जाता है ये, और हार जाने का मतलब ये है कि इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई करके अगर कहीं कुछ कोई ऑब्जेक्टिव उन्हें अचीव नहीं कर पाता है तो फिर वो डिफीट ही मानी जाएगी ना। अमेरिकन क्या, ईरानियंस क्या कह रहे हैं? ईरानियंस कह रहे हैं कम से कम 500 अमरीकी मारेंगे तब उनको जाने देंगे यहाँ से। पहले कोई सिलसिला नहीं, 500 अमरीकी मारेंगे कम से कम। 500 अमरीकी अगर मर गया ना तो ये तो मान लो भाई साहब ये मिड टर्म इलेक्शन तो गए आज से, मतलब ही नहीं होता ये जीतता है। 500 बॉडी बाग लेकर कोई प्रेसिडेंट वहां पे चल नहीं पाएगा, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। Wrong when you lose. It'll be devastating for a man who renamed the Department of Defense the Department of War than to go out and lose a war. But this is what Iran needs to do. Iran needs to win this war. They need to physically destroy Israel, and they need to outlast the United States. And again, the conditions of victory are very easy here. You just have to absorb all the ammunition the United States can fire at you, because there is nothing more. सही बात है कि जितना मार सकते हो मार लो। अगर आप मारते मारते बच गए तो अमेरिका हार गया, क्योंकि मारने के लिए मार तो चाहिए ना। अगर आप बना ही टुकड़े साथ सुने जाए रहे तो मार का है मारने के लिए, इज द क्वेश्चन। पर तो यही हुआ कि अलाइड फोर्सेस से जो इनके दूसरे देशों में जो जिनको बेचा हुआ है माल, उन्हीं से ले लाओ यार, दो चार मिसाइलें दो, मारनी अमेरिका ईरान पे। That's what the general said. When we run out, we run out. And so I think that's their goal here it's not going to be over soon. This is going to be a drawn out affair. Iran is ready for this. They are prepared for this, and they have a plan. And we are, no plan survives initial contact with the enemy. Well, the American plan is already disruptive because they didn't get regime change. And I think there's a lot of people surprised by the scope and scale of the Iranian retaliation, that they didn't go through an escalation ladder. And that also has consequences, because now there will be political fallout from that. These Gulf Arab rulers, they govern on a slim thread of viability. The populations have to believe that these rulers will bring them, wealth and high standards of living. If your cities are suddenly blowing up, and you were told all along that this will never happen because the United States will defend us, but now the United States can't defend you, suddenly these rulers look weak and ineffective, and who knows what will happen. But this is the Iranian game right now. I think they're flipping the script. This is a geopolitical equivalent of a wrestling reversal. And the regime change strategy may now be that it's not that the United States and Israel are going to succeed in removing the Iranian regime. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्या ये वाकई में ईरान इस तरह की पॉलिसी पे जा सकता है कि जहां पर वो कहे बेटा मार लो, कितना मारते हो, सस्टेन करेंगे। मोहम्मद अली वाली बात कि बेटा पहले जितना मारना मार लो, था क्या अब तो मैं मारूंगा, और इतना मारूंगा कि तेरा कवाड़ आ जाएगा। सो ये कैपेसिटी टू ऑब्जर्व, कैपेसिटी टू टेक इन, आप कितना मार खा सकते हैं, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जीत के लिए जितना कि आप कितना मार सकते हैं। ये है वो बेसिकली पॉइंट। तो क्या ईरान तब तक मार खा सकता है जब तक कि अमेरिका मारते मारते थक जाए या उसकी अपनी ताकत खत्म हो जाए, सुबह का किया हुआ नाश्ता खत्म हो जाए, और फिर वो उसके बाद पता लगे कि ईरान का अच्छा भैया हो गया, खुश हो गया, ले अब मार खा तगड़े से, तो ये हिलने भी ना दूंगा।
but that Iran will succeed in removing the Israeli regime, the American regime, and maybe many of the Gulf Arab states. Yeah, well, that's kind of the benefit that both Israel and the United States had over the past 30 plus years, that they built up the image of being invincible, all powerful. And with this, of course, there's a lot of soft power because all countries will then fall in line if this is the ultimate security provider, or who can give security or destroy you, then you fall in line. Of course, this is going to be very different if they don't hold out. But in terms of Iran holding out, because all they have to do is to dish out a lot of pain and wait out the Americans and the Israelis. Absolutely. मार खाते रहो और बर्दाश्त करो, फिर देखोगे आखिर में कौन बचता है. But what is time constraint here, though? Because as you said, the United States have limited resources. They have to ship them across the world, and at some point you have to replenish. How long do you think the United States can keep, Important. ये जरा ध्यान रखिएगा कि आखिर जो टाइम स्पैन का जो कैपेसिटी है, कितनी देर तक वो होल्ड कर सकता है अमेरिका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब सुनिए कितना टाइम बता रहा हूँ. such a high intensity war going? Yeah. I don't know the ammunition stockpile. I believe that they were looking at a war that was going to last, in single digits of weeks. Single digit of weeks. That means less than 9 weeks. 2 महीने से कम या 2 महीने तक करीब करीब. So, if this war lasts 5 weeks, the United States runs out of ammunition. So Iran just has to survive for 5 weeks. Yeah. And that's that. That's the. आप अगर 5 हफ्ते बर्दाश्त कर गए तो अमेरिका की डुंडुनी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब जो एमिनिशन इनके पास है वही खत्म हो रहा होगा. तो फिर काहे से लड़ोगे आप? खाली फ्लाइट करके और वहां पहुंचना ये काफी नहीं है ना, कुछ गिराने के बाद भी तो चाहिए. And I'm not sure if you watched Trump's, let's call it a war speech, or I read it as a declaration of war. He essentially, went back to the Islamic Revolution of '79, the issue of the American embassy, the attacks in Lebanon in the '80s. So he went through essentially the whole history to explain all of America's grievances towards Iran, and of course, the issue of nuclear weapons. What did you make out of this speech, or was it just? Well, Trump didn't write the speech. Okay, he's reading words written by neoconservative, pro-Israeli warmongers. ठीक है ना? तो कह रहा है कि जो स्पीच उसने दी है, जो आपको समझ मिली होगी, कह रहा है कि वो कोई स्पीच उसकी लिखी हुई थोड़ी है. वो किसी न्योकॉन ने, किसी वारमोंगर ने उसको लिख कर दी है. उसने एज इट इज पढ़ दी, बात खत्म. Trump didn't see, Trump doesn't see. Who just trotted out the same old tired arguments that had been made in the past. There was nothing new here. And the duplicity of the United States was on display as he spoke about a nuclear program that Iran was already putting significant concessions on the table in Oman. So he's a liar. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों. ये जो बता रहा है ना कि भाई ईरान ने बड़े सब्सटेंशियल इनको कंसेशंस दे दिए थे एग्रीमेंट के लिए, तो बेसिकली इनके पास पूरा स्पेस था कि ये कंसेशन ले पाते हैं. मैंने भी आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा कि नई डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है. ओमान का फॉरेन मिनिस्टर जो वहीं था जनेवा में जहाँ बातचीत चल रही थी, उन्होंने भी यही बात कही थी, नमस्ते फ्लैक्स कैसे हैं आप. और तो वहाँ ने भी एग्री किया था इस बात से कि नहीं डेवलपमेंट हुई है बातचीत के अंदर में. आप देखिए उसके इमीडिएट और जो समझ आई बात हुई है कि कहीं कुछ भी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई गई और अब बात हमले पे आ गई तुमसे. जबकि विद इन द कॉन्फ्रेंस जो इनके बीच में बातचीत चल रही थी उसमें तीनों साइड ने कहा, यानी कि ओमान ने, ईरान ने, अमेरिकन साइड ने, तीनों ने माना कि प्रोग्रेस हो रही है, बट उसके बावजूद लड़ाई में बात आ गई. तो दे आर सीरियस इश्यूज. But let's throw away the words for a second. I saw an old, scared, fat man. This man's scared to death. He realizes that he is in a world of hurt. He, has crossed the Rubicon. And it's not going to end well for him. And I think he sees that. I think he sees the Trump legacy collapsing around him. This is my problem. मैं आपसे जो पहले दिन से बात कर रहा था
कि जहां मुझे डर लगता है वो ये कि आदमी है तो ये पागल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर सवाल ये है कि ये पागल आदमी के सामने जब अपने किए हुए के कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे तो ये उस समय पर उन कॉन्सिक्वेंसेज को कैसे झेलेगा, इज माई क्वेश्चन। और मुझे डर ये है कि उस पागलपन में ये बिल्कुल पागल साड़ बन जाएगा और कहीं दीवारों को ये बाय दीवारों आई मीन आसपास के जो लोग कंट्रीज हैं या कहीं और कोई कंट्री है, ये कहीं उन पे सिर न मारता रहा है, सींग नहीं मारने के लिए पहुंच जाए, आओ लड़ो नहीं तो मारूंगा बड़ी बात। तो कुछ ही मुझे लगता है कि एक बिहेवियर वो भी होता है जहां आदमी इस तरह का पागलपन भी कर सकता है। He's not going to win the midterm elections. He has He's not going to betrayed win his the base midterm like it's never been betrayed before. Israel was worried before this war started. When Tucker Carlson went and talked to Mike Huckabee, if you looked at the Israeli press, माइक हकबी है, माइक हकबी का वही इंटरव्यू जो उसने उसको दिया था ठकर कार्सन को, और ठकर कार्सन की उसने जो जेनेसिस को कोट किया था, मैंने आपको जेनेसिस का वो कोट भी सुनाया था, तो जेनेसिस को उसने कोट किया और ये कहा कि नहीं, अगर वो सारा मिडिल ईस्ट भी ले लें तो भी वी आर ऑलराइट। अब ये बात समझ में आ रही है कि दरअसल इट वाज नॉट जस्ट ऐसे ही वो इंटरव्यू हो गया है, इट वाज प्लान्ड अराउंड। उसके आसपास की जो स्क्रिप्टिंग हुई, उसके आसपास जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, वो सब का सब एक प्लान के तहत था, ऐसा लग रहा है। they were saying, "Look, we're in trouble because there's a split now in the Republican Party about Israel. That split's going to I mean, it's going to grow and grow and grow because this war is just stupid, stupid, stupid. It's all about Israel. It has nothing to do with the security interests of the United States, and Israel is going to be perhaps fatally hurt by this. This president has seen his presidency fatally wounded by his own actions, and we're going to see a desperate man going forward. You already see movement in Congress now to change the law and empower the president to take control of the midterm elections so that he can steal them, because he's not going to win them. अब मैंने ना ये तो ये इस तरह मैंने से कहा था ना, कोई ना कोई जुड़ाबाजी हो लड़ाएगा, तो अब कुछ लोग कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के कह रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो मिड टर्म इलेक्शन इसको मैनेज करने की जो तमाम जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट को दे दी जाए, तो फिर प्रेसिडेंट के अगर खुद अपना इलेक्शन मैनेज कर रहा होगा तो जीत ही जाएगा फिर तो। मगर अगर भी कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन जीतने का कोई चांस है नहीं ट्रंप का। What he has to do is avoid the kind of landslide that results in not just the House going Democratic, but the Senate getting sufficient anti-Trump sentiment to convict if he's impeached, because he will be impeached. But what we saw was the end of the Trump presidency. I don't listen to his words. He didn't write those words. I looked at his. समझ रहे हैं? तो ये एक्सपर्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये इम्पीच होगा वहां अगले मिड टर्म के बाद में। His delivery. And this was the delivery of an old, tired, fat man, scared. Old, tired, fat man. Defeat of an old, tired, fat man. That's what I saw. I guess all this being the president of peace, ending all these wars, having his peace board, none of this really makes any sense. I mean, it could have been called good branding, but now I guess all of this is lost as he now becomes the ultimate warmongering president. I think it's very much opposite of what Venezuela was, just in and out in one day, very limited, I guess, goal to kidnap a president and declare victory and celebrate once. ये भी बात सही है, जो कुछ इन्होंने वेनेजुएला में किया और जो वेनेजुएला से मिला हुआ सक्सेस था, उसने ट्रंप को कुछ ज्यादा ओवरटली बड़ा इसको करेज दे दिया कि वो कुछ भी कर सकता हूँ। But why was this so imminent, though? Because the need to attack now, because we've seen this some over the past few days, some American generals or leading military staff arguing that we're not really that well prepared. We don't have enough, I think it was defensive interceptor missiles, or we can't really absorb necessarily all of Iran's. ये देखिए, मैंने ये बात आपको पिछले दिनों बताया था ना कि इनके पास है नहीं, अंदर आर्मी के अंदर माल है नहीं उतना जितना इनको चाहिए। एज अ रिजल्ट ये बेसिकली भाग रहे होंगे लड़ाई से। मगर फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इजराइल इतना स्ट्रांग है इंटरनली अमेरिका के अंदर कि वो अपने डिसीजंस को एनफोर्स करवा सकता है। वैसे भी मैंने आपको कहा था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी है नहीं, मिडिल ईस्ट में जो पॉलिसी है वो बस ज्यूज गुलामी की है।
retaliatory strikes. So maybe we should, either not do this or wait. Why was there such a hurry to pull out this? Try to engage in this war when one isn't prepared properly, and also if the strategies and war plans aren't really that much in place. Well, just a quick history lesson. I may have gone over this before, but I'll just reiterate it. During Desert Shield, Desert Storm, the flow of logistics into the region was called the tip fiddle, the troop phased deployment list or something of that nature. When the war ended, we knew this going in. I knew in October, because I was on a planning cell with the Commandant of the Marine Corps, that we had crossed a line from which there was no coming back, that the decision to go to war against Iraq wasn't made in the lead up to January 16th, 17th. It was made in the middle of October when we began moving forces, because once you begin moving forces, things are happening that they take on a life of their own, and you can't withdraw them without creating significant problems. Because once you disrupt the tip fiddle and try to reverse the tip fiddle, you can't reconstitute this till months down the road. So you lose an entire window of opportunity. The same thing happened in 2003. They renamed the tip fiddle. I forget what they called it, the flow forces or something of that. But the same thing. They acknowledged afterwards, we were prisoners to the system, that we had to go to war in March because the flow of troops, the flow of logistics dictated that. ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. Flow of events, flow of supply lines, flow of things, flow of storyline, flow of script, इन सब का आदमी कैदी बन के रह जाता है, और फिर वो लड़ाइयाँ जिनको वो नहीं लड़ना चाहता है लड़नी पड़ती हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ भी ऐसा एग्जाम्पल हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आपने तो सबने वो देखी होगी मूवी जिसमें वो इंदिरा जी जो है वो बताती हैं कि भाई लड़ाई पर सैम बहादुर वाली मूवी थी. आप जरा इसी बात को दूसरी तरह से देखिए ना, कि ये जो आपको बता रहा है, इसको जरा थोड़ा सा एक बार फिर से आपको बैक कर दूँ. कहाँ गया ये रहा. Once you begin moving forces, things इनकी लाइफ अपनी खुद की लाइफ हो जाती है सारी. तो उसमें क्या होता है कि जैसे याहिया खान का प्रेसिडेंट अमेरिकन का, पाकिस्तान का, और उस समय 71 का वॉर चल रहा था. 70 में वो आ गया था. 71 का जो वॉर था वो चल रहा था. आप जरा कल्पना तो कीजिए दोस्तों, वो जानता था कि सैम बहादुर यहाँ पर टाइम लेकर बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं. इट वॉज पब्लिक नॉलेज, राइट. मगर उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटा, और दारूबाज था ही, लड़कीबाज था ही, वो सब कुछ करते कराते आपकी देखिए अल्टीमेटली उसने लड़ाई में मुझे झोंक दिया अपनी कंट्री को, ये जानते हुए कि वहाँ सर्टन डिफीट है ईस्ट पाकिस्तान में. इट वॉज सर्टन, बट वो चूंकि ही वॉज विक्टिम ऑफ हिज the flow of events, the victim of circumstances, victim of his own words. जितनी आप भड़के मार चुके हैं, उसके बाद आप पीछे जाएंगे तो गड़बड़ होगी. Are happening that they take on a life of their own, and you can't withdraw them without creating significant problems. Because once you disrupt the tip fiddle and try to reverse the tip fiddle, you can't reconstitute this on the road. Lose an window of opportunity. The same thing happened in 2003. They renamed the tip fiddle. I forget what they called it, the flow forces or something of that. But the same thing. They acknowledged afterwards, we were prisoners to the system, that we had to go to war in March because the flow of troops, the flow of logistics dictated that. And I said, watching this, I said, we have reached a point of no return. We have deployed forces, for instance, air defense forces. We robbed Peter to pay Paul. We stripped down air defense in Asia and Europe to bring them in and reinforce this. Resources that were supposed to reinforce Asia and Europe in case of a conflict, instead diverted to the Middle East. We can't keep them there forever, so there's a limited window where they can remain there. Then we began deploying all this strike capability, aircraft carriers, tactical fighters, refuelers, etc. munitions. And once we began flowing that in, it has to be used.
or else you have to reverse flow it out. You begin to reverse flow it out. And what happens then is that your window of strike opportunity expands. This is a politically driven war. This war has nothing to do with the threat posed by Iran. I'll say that again. This war has nothing to do with the threat posed by Iran. This war is about the ये बात सही है, ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरा भी मानना है कि अभी जो लड़ाई चल रही है, मतलब इस लड़ाई की कोई पर्पस तो बताए, कोई ये तो बताए कि हम ईरान से चाहते क्या है, अमेरिका ईरान से क्या चाहता है। अगर आप किसी से ये कह रहे हैं कि भैया तुम न्यूक्लियर बम ना बनाओ, अगला कह रहा है, वैसे बात में आप जानते हो दोस्तों, उनकी फेथ के हिसाब से भी न्यूक्लियर बम बनाना उसको वो बेसिकली सिन कहते हैं। वो न्यूक्लियर बम में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो खाली ये कह रहे हैं कि हमको एनरिचमेंट अपना इतना करना है कि हम बिजली बना सकें, सिविल न्यूक्लियर यूनिट को ला सकें, वो उसकी बात कर रहे हैं। उसका जो सिविल न्यूक्लियर के लिए जो इस्तेमाल हो सकता है वो किया जाए, बट वो भी नहीं ना कह रहे ना, तो 1.5% भी नहीं करने देंगे। तो ये तो अभी मैं जुलाई से बात कर रहा था कोई 1.5 घंटा पहले, और वो ये कह रहे यार ये तो दुर्योधन वाली बात हो गई कि सुई की नोक बराबर में जमीन नहीं दूंगा पांडवों को, ऐसी तैसी में जाए। तो फिर इस तरह का एटीट्यूड देखो तो उसका मतलब ये है कि आदमी पीस करना ही नहीं चाहता ना, वो शांति करना ही नहीं चाहता। timing of outcomes. The president has a midterm election coming up in November. The president needs to be defining the debate amongst the American people about the future of his presidency by early summer, midsummer of this year. And so the belief was that if he could achieve that which no other president has achieved in 47 years in removing the Iranian regime from power in a quick, not bloodless, but quick, relatively bloodless conflict, that he would be a hero. He would be a man of peace because through war he brought peace, and he would carry this through. लड़ाई लेके आना, पीस लेकर आना लड़ाई के जरिए, They couldn't not strike now, because to not strike now means that your window now you would be bombing yeah, in the middle of the summer during the height of the campaign. He needed a result by the middle of summer. And now he would be bombing in the middle of summer, which would be devastating. So this war is driven by American domestic political prerogatives, that if he didn't strike now, we would have to begin moving assets out of the region, and we wouldn't be able to reverse that and achieve the same level of force until the middle of summer. मित्रों मुझे लगता है कि इसको यहाँ रोक लेते हैं क्योंकि फिर बाकी की चीजें निकल जाएंगी। 10 बजे वाला लाइव आपके साथ कर रहा हूँ, अभी क्या हुआ, अभी 7:30 होने वाले हैं, 7:20 हो गए, तो 10:30 बजे वाला लाइव में हो सकता है कि मैं जल्दी ही कर लूँ, 9 बजे आ जाऊँ ऑनलाइन, मैं पहले से आपको बता दूंगा, बट दिस इज हाउ इट इज। लेट्स स्टॉप इट हियर एंड देन टॉक अबाउट इट मोर कि तब तक और क्या आती है, क्योंकि देखिए ये लड़ाई हो रही है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी केस में हम मेजर सब्जेक्ट से हट जाए, दैट इज कि लड़ाई में क्या हो रहा है, तो उसकी अपडेट निकालता हूँ। और ये सीन बहुत तेजी से चेंज हो रहा है लड़ाई का, तो ये ना समझिएगा कि कहीं कुछ चीज़ें बहुत तेजी से बहुत स्लो हो जाएंगी, बहुत स्लो कुछ नहीं हो रहा। ये जो लोग कहते हैं कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि जो पार्टिसिपेंट हैं गल्फ के वो साथ मिल जाएंगे, किसी ने कोई हिला नहीं है, कोई नहीं हिला, क्योंकि सबको पता है कि जो हो रहा है वो इलॉजिकल है। पर यह है कि सच्चाई ये है कि दरअसल ये जो तमाम ताकतें हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, जो भी है वहाँ के कतर पतर, इनमें से किसी में हिम्मत नहीं है कि अमेरिका को मना करे।